नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट माने होता है स्वतंत्र, फ्री। ये हो गया आपका सब्जेक्ट या कर्ता, इसको कह लो हिंदी में। और ये एब्सोल्यूट माने होता है स्वतंत्र। जब आप इसको एक में जोड़ेंगे तो इसका अर्थ निकल कर आएगा स्वतंत्र कर्ता। क्या? स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग। अब स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग क्या है, तो पहले इसके रूल्स को हम समझेंगे। तो रूल्स ये है कि इसका मतलब हो गया कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा, हमें जो सेंटेंस जोड़ने के लिए मिलेगा, उसमें दो सेंटेंस होंगे सिंपल सेंटेंस के, लाइक दिस ना। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं, जब इनको जोड़ रहे हो तो इसके लिए शर्त हो गई कि ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। क्या होंगे? यानी सबसे पहला नियम दिमाग में रखना है कि इस नियम का प्रयोग सिंथेसिस करते समय तब करेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट डिफरेंट हों, अलग अलग हों, ठीक है। एक ही, अब ये दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हो तो वो बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में या परफेक्ट पार्टिसिपल में। ऐसा पढ़ा ना पिछले प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल में, आपने देखा था कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होते थे या अलग अलग भी होते थे। तो जब कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो सब्जेक्ट का पार्टिसिपल बनता था, ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा था तो ऑब्जेक्ट के लिए बनता था। यहां भी वही बात है, यानी हम प्रयोग किसका करेंगे? दो रूल इसमें अप्लाई होंगे। एक होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसका यूज थोड़ा वहां से हटकर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वहां यूज क्या था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो भी क्रिया पहले हो रही होती है उस क्रिया को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बना देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाकर बना देते हैं। वहां सब्जेक्ट मायने नहीं रखता था, लेकिन यहां सब्जेक्ट मायने ये रखेगा कि सब्जेक्ट जो है दोनों के पहले तो अलग होने चाहिए और जो क्रिया पहले हो रही हो, यानी इन दोनों वाक्यों में जो क्रिया पहले हो रही हो उस क्रिया में यदि ये 5 क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में आ गई हों, कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वर, ये केवल ये 5 क्रियाएं, वो भी कैसी होंगी? ये मेन वर्ब के रूप में रहेंगी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी रहती हैं, आपको पता है। यानी ये क्रियाएं यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगी तब प्रेजेंट पार्टिसिपल लागू नहीं होगा। पहले हम यही समझ लें। जब ये क्रियाएं मेन वर्ब के रूप में, यानी मेन वर्ब के रूप में होती हैं ना, कहां होती हैं? जब ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऑफ द वर्ब होती हैं और इनके साथ कोई कंप्लीमेंट आया होता है तो ये क्रियाएं क्या होती हैं? मेन वर्ब के रूप में हो जाती हैं। तो जब ये क्रियाएं मेन वर्ब के रूप में होंगी तो इनके स्थान पर हम बीइंग लगा देंगे। केवल नंबर 1 फार्मूला आपको याद रखना है कि जब हमारे सामने वाक्य जोड़ने के लिए होंगे, उन वाक्यों में जो क्रिया पहले हो रही है उस क्रिया का मेन वर्ब इन 5 में से कोई एक है तो उसको हम किस में बदल देंगे? बीइंग में। बीइंग में बदलते हैं तो क्या बनेगा? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म बी और बी में आईएनजी लगाने से बीइंग। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया सबको? रूल नंबर 2, ये एक रूल है और ये दूसरा रूल है कि इसका प्रयोग कब करेंगे? सॉरी, ये पार्टिसिपल PARTICIPL, तो ये जो है परफेक्ट पार्टिसिपल कब? तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब इसमें जो है दोनों क्रियाओं में अंतराल हो या न हो। यदि यहां पर इनके अलावा कोई क्रिया आ गई हो, अभी केवल ये कहीं याद रखना है कि इन क्रियाओं के अतिरिक्त यदि
कोई दूसरी क्रिया आ गई हो तो वहां पर जो पहले होने वाली क्रिया होगी वही किसमें बदलेगी, परफेक्ट पार्टिसिपल में, यानी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म के रूप में बन जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और यदि ये एक्टिव वॉइस में, और जब ये पैसिव वॉइस में होगा तो इसमें हैविंग के साथ बीन भी जोड़ दिया जाएगा। केवल इसी में होगा ऐसा, इसमें इसका ही पैसिव वॉइस बनता है लेकिन इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि अब तो एक ही बात हो गई ना कि जब पार्टिसिपल में बदलने वाली क्रिया इज, एम, आर, वाज या वर मुख्य क्रिया के रूप में होगी तो वहां हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि यही क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गई तब वो परफेक्ट पार्टिसिपल में ही बदलेगी। बात समझ में आ गया? और बाकी जितनी क्रियाएं हैं वो तो सबकी सब किस में जाएंगी, परफेक्ट पार्टिसिपल में। बात समझ